इंद्रनगर में मौजूद सिद्धार्थ ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसके दिमाग की बत्ती जल गई थी और वो उसके पीछे दौड़ पड़ा था। वह भी उस रहस्यमयी लड़की के पीछे पीछे दौड़ रहा था कि तभी अचानक से एक लाल रोशनी उठी और इससे पहले कि वो उस लड़की का चेहरा देख पाता कि वो रोशनी जाकर राज्य रक्षक आदित्य के शरीर से टकरा गई थी। और जैसे ही वो लाल रोशनी राज्य रक्षक आदित्य के शरीर से टकराई कि सिद्धार्थ की आत्मा वहां से छिटक कर दूर जा गिरी थी। और इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ और सोच पाता कि उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई थी और उसकी आत्मा के उसके शरीर में वापस आने की वजह से सिद्धार्थ उठकर बैठ गया था। सिद्धार्थ जब उठकर बैठा तब तक उसे हॉस्पिटल में लाया जा चुका था और जैसे ही उसे ट्रीट कर रहे डॉक्टर ने उसे उठते हुए देखा कि वो घबराकर पीछे हट गए थे और उनके सामने जो दो नर्सें खड़ी थी वो तो चीखी पड़ी थी। उनको चीखते सुनकर बाहर बैठे ड्राइवर और बाउंसर रघु भागते हुए अंदर पहुंच गए थे। बाउंसर रघु और ड्राइवर दोनों जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर सिद्धार्थ को बेड के ऊपर आराम से बैठा पाया और सिद्धार्थ को ठीक देखकर उनकी जान में जान आ गई थी। इतनी देर में गुल्लू भी वहां पहुंच गया था और जब उसने भी सिद्धार्थ को ठीक देखा तो वो भी खुशी से उछलने लगा था। आप ठीक है सिद्धार्थ सर? बाउंसर रघु ने सिद्धार्थ से सवाल किया। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग मुझे यहाँ लेकर कब आए? मैं कितनी देर से बेहोश था? सिद्धार्थ ने रघु से सवाल किया। अब काफी देर से बेहोश थे सिद्धार्थ सर। जब हमें लगा कि हम आपको होश में नहीं ला पाएंगे तब हमने अनिकेत भैया को फोन किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ के स्टाफ को आपके पास भेजा था। रघु ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा और उसके बाद आगे बोला। अनिकेत भैया भी कार्तिक जी के साथ आ रहे हैं, कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। अनिकेत के आने की बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा सा चौंक गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे जयपुर पहुंचने में देर हो जाएगी, क्योंकि रघु ने उसे ये कहा था कि वो दोनों बस पहुंचने वाले हैं। इसलिए सिद्धार्थ के पास वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इधर सिद्धार्थ कार्तिक और अनिकेत का वेट कर रहा था और उधर दूसरी तरफ जगत प्रसाद माथुर रोहन का पीछा कर रहे थे। रोहन चलते चलते एक बिल्डिंग में घुस गया था और उसे बिल्डिंग में घुसता देखकर जगत प्रसाद माथुर भी उसके पीछे पीछे उसी बिल्डिंग में घुस गए थे। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगी क्योंकि रोहन उनके सामने से गायब हो चुका था। रोहन को गायब देखकर जगत प्रसाद माथुर कुछ देर तक इधर उधर देखते रहे कि शायद रोहन उसे दिख जाए, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि अब वो रोहन को नहीं ढूंढ पाएंगे तो वो मायूस होकर वापस लौट पड़े थे। जैसे ही जगत प्रसाद माथुर उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर मेन रोड पर आए कि रोहन वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग गया था और जब उसे लगा कि अब वो जगत प्रसाद माथुर की पकड़ से दूर निकल चुका है तब उसने अपना फोन निकालकर अमन नायक को फोन मिला दिया था। उसने अमन को जिस नंबर पर कॉल किया था वो भी उसी का नंबर था जिसे वो अमन के पास छोड़ कर आया था। हाँ रोहन बोलो, अमन ने फोन उठाते हुए कहा। वो वापस जा चुके हैं, आपका शक सही था कि मेरा पीछा किया जा रहा है, रोहन ने अमन से कहा। ठीक है अब जल्दी घर आओ, शायद रिया मैम हमें कॉल करें, अमन ने रोहन से कहा और वो फोन काटने जा ही रहा था कि तभी रोहन ने उससे सवाल किया। मेरा एक सवाल है सर, रोहन ने अमन से कहा। बोलो रोहन, लेकिन जल्दी, अमन ने रोहन से कहा। आपको कैसे पता चला था कि मेरा पीछा किया जा रहा है, रोहन ने अपना सवाल पूछते हुए कहा। बस मुझे पता चल गया था, अब आ जाओ तब मैं बताता हूं, इतना कहकर अमन ने फोन काट दिया था। थैंक गॉड अमन सर को टाइम से पता चल गया कि मेरा पीछा किया जा रहा है। अगर उन्होंने टाइम से बता ना दिया होता तो माथुर साहब मेरा काम खलास कर सकते थे। अरे जो इंसान अपनी पोती का नहीं हुआ वो मेरा क्या होता। इतना कहते हुए रोहन वहां से चला गया था। हुआ ये था कि जब रिया माथुर के जाने के बाद रोहन वहां से बाहर निकला तो वो अपने फोन पर कुछ करता हुआ जा रहा था और जगत प्रसाद माथुर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी उसके नंबर पर अमन ने उसके दूसरे नंबर से मैसेज किया कि वो पीछे मुड़कर ना देखे और उसका पीछा किया जा रहा है। अमन के इतना कहने के बाद रोहन वहां से चलकर उस बिल्डिंग में घुस गया था और वो जगत प्रसाद माथुर को चकमा देने में कामयाब हो गया था। अब अमन को ये बात कैसे पता चली थी कि रोहन का पीछा किया जा रहा है, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। इधर रोहन जगत प्रसाद माथुर को चकमा देकर अपने घर की ओर रवाना हो चुका था जहां पर अमन नायक उसका वेट कर रहा था और उधर दूसरी तरफ अनिकेत और कार्तिक उस हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे जहां पर सिद्धार्थ को एडमिट किया गया था। वहां पहुंचने के बाद जब अनिकेत और कार्तिक ने ये देखा कि सिद्धार्थ ठीक है तो उनकी जान में जान आई और वो लोग सिद्धार्थ के पास पहुंच गए थे। क्या हुआ था तुम्हें सिद्धार्थ, कार्तिक ने पहुंचते ही सिद्धार्थ से सवाल किया।
पता नहीं, शायद लगातार सफर करने की वजह से ऐसा हुआ हो। सिद्धार्थ ने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा। वो शायद अनिकेत के सामने इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कार्तिक को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर दिया था और उसका इशारा पाकर कार्तिक चुप भी हो गया था। तो अब क्या करोगे, जाना है या रुकना है? उसकी बात सुनने के बाद अनिकेत ने अपनी बात रखते हुए कहा, नहीं, मुझे जाना तो है, मेरा जयपुर पहुंचना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ ने अनिकेत की ओर देखते हुए कहा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है जयपुर में, जिसके लिए तुम अपनी जान दांव पर लगाने पर तुले हो? सिद्धार्थ, मैं तो कह रहा हूं कि रुक जाओ, मैं सुबह की फ्लाइट का टिकट करा दूंगा और तुम फ्लाइट से ही निकल जाना। अनिकेत ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। अनिकेत के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ थोड़ी सोच में पड़ गया था। वैसे भी लगातार सफर करने की वजह से उसे थकावट हो रही थी और उसे इंद्रनगर में जो कुछ घटा था उसके बारे में गुल्लू से बात भी करनी थी, ताकि वो और गुल्लू मिलकर इंद्रनगर में घटी घटना का निष्कर्ष निकाल सके। इसलिए सिद्धार्थ रुकने के बारे में सोचने लगा था। सिद्धार्थ अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी, रुक जाओ, वैसे भी जयपुर पहुंचने में हमें सुबह हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि तुम रुक ही जाओ। जब सिद्धार्थ ने ये देखा कि गुल्लू का भी रुकने का मन है, तो उसने अनिकेत से रुकने के लिए हामी भर दी थी और उसके बाद वो लोग वहीं से कुछ किलोमीटर दूर बने सरकारी गेस्ट हाउस में चले गए थे। चूंकि उनके साथ अनिकेत था, इसलिए उन्हें वहां स्टे करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई और सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया था। इधर सिद्धार्थ अनिकेत के साथ सरकारी गेस्ट हाउस पहुंच चुका था और उधर दूसरी तरफ रिया माथुर अभी भी उस अनाथ आश्रम में बैठी हुई अमन और प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के बारे में सोच रही थी। वो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि उसने जिसके ऊपर भी भरोसा किया वो उसे धोखा देकर चला गया है। अभी रिया माथुर इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहां पर सुयश आ गया था और रिया माथुर को खोई हुई देखकर उसने रिया माथुर को आवाज देते हुए कहा, रिया मैडम, रिया मैडम। उसके आवाज देने के बाद रिया माथुर ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलकर असलियत की दुनिया में आ गई थी और उसने सुयश की ओर देखते हुए कहा, हाँ बोलो सुयश, हमें निकलना चाहिए वरना देर हो जाएगी, आपको सुबह मीटिंग के लिए भी जाना है। सुयश ने रिया से कहा और उसके इतना कहने के बाद रिया उठकर चल पड़ी थी। अभी भी रिया के दिमाग में रोहन के द्वारा कही गई बात गूंज रही थी। इधर रिया माथुर सुयश के साथ अपने घर की तरफ जा रही थी और उधर सिद्धार्थ और गुल्लू बैठकर इंद्रनगर में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बातें कर रहे थे। अभी वो इंद्रनगर के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और उस दस्तक को सुनकर सिद्धार्थ ने उठकर दरवाजा खोल दिया था। जब सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके हाथ में एक थाली थी। आप कौन? उस लड़की को देखकर सिद्धार्थ ने सवाल किया। जी मैं सुकृति हूँ, अनिकेत बाबू ने आपके लिए खाना भेजा है। उस लड़की ने अपने आने का उद्देश्य बताते हुए कहा और जैसे ही उसने अपना नाम सुकृति बताया कि सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे उसका कलेजा मुंह में आ गया हो। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था कि अगर वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस होता तो उसके दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई देती। ठीक है, रख दो, सिद्धार्थ ने दरवाजे के सामने से हटते हुए कहा और उसके बाद वो लड़की जिसने सिद्धार्थ से अपना नाम सुकृति बताया था वहीं पर रखे हुए एक टेबल के ऊपर खाना रखकर चली गई थी। इधर वो लड़की सिद्धार्थ का खाना रखकर वहां से जा चुकी थी और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ का माइंड डाइवर्ट हो चुका था। उसने अपना नाम बताकर सिद्धार्थ की सारी इंद्रियों को बेकार कर दिया था। मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है कि अगर उसमें कोई पड़ जाए तो अच्छा खासा आदमी भी पागल हो सकता है। सिद्धार्थ के साथ भी यही हुआ था। अभी तक इंद्रनगर के बारे में बात कर रहे सिद्धार्थ के सामने जैसे ही उस लड़के ने अपना नाम बताया वैसे ही सिद्धार्थ का दिमाग इंद्रनगर से सुकृति के ऊपर डाइवर्ट हो गया था। अब उसके दिमाग में सुकृति के साथ बिताए हुए पल घूमने लगे थे। इधर सिद्धार्थ सुकृति के बारे में सोच रहा था और उधर दूसरी तरफ सुकृति जो दिल्ली के एक अस्पताल में लेटी हुई थी वो सिद्धार्थ के बारे में सोच रही थी। उसे सिद्धार्थ ने जिस तरह से धुतकारते हुए छोड़ा था उसे याद करके उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जब उसे पता चला था कि सिद्धार्थ ईटानगर आया हुआ है तो वो भी ईटानगर आने की तैयारी करने लगी थी, लेकिन ऐन मौके पर यह पता चला था कि सिद्धार्थ वहां से जा चुका है। अभी वो सिद्धार्थ के बारे में सोच ही रही थी कि इतनी देर में रजत वहां पर आ गया था और जब रजत वहां पर पहुंचा तो सुकृति ने उसकी ओर देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ, पता चला सिद्धार्थ कहाँ है? हाँ,
वो वापस जयपुर गया हुआ है और उसके साथ निर्मला आंटी और महेश अंकल भी गए हुए हैं। रजत ने सुकृति को जवाब दिया। ठीक है, जयपुर की 2 टिकट निकाल लो, सुकृति ने रजत से कहा। और उसके इतना कहने के बाद रजत ने हाँ में सिर हिला दिया था। हाँ में सिर हिलाने के बाद रजत जब वहां से गया नहीं और कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा तो सुकृति ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ रजत, कुछ पूछना है क्या? हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस सिद्धार्थ ने आपको इतना बेइज्जत करके वहां से भगाया था, आप उसी से मिलने के लिए इतना बेताब क्यों हो रही हैं? रजत ने अपनी बात रखते हुए कहा, जिस दिन किसी से मोहब्बत करोगे जान जाओगे रजत, सुकृति ने रजत की ओर देखते हुए कहा। और उसके बाद रजत बिना कुछ बोले वहां से चला गया था। और उसके जाने के बाद सुकृति फिर से सिद्धार्थ के ख्यालों में डूब गई थी। इधर सुकृति सिद्धार्थ के ख्यालों में डूबी हुई थी और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी सुकृति के ख्यालों में डूबा हुआ था। उसे कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा था कि उसे सुकृति के साथ इतने बेदर्द तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। भाई, अगर तेरा प्रेम विरह समाप्त हो गया हो तो बता दे कि तूने इंद्रनगर में क्या देखा? गुल्लू ने सिद्धार्थ के ऊपर तंज कसते हुए बोला, कुछ नहीं, लेकिन मैंने एक बहुत ही बारीक चीज नोटिस की जब मेरी आत्मा मिराग ग्रह से बाहर निकलकर पृथ्वी की तरफ आ रही थी। सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा, कैसी बारीक चीज? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, लेकिन तभी मुझे जयपुर ट्रॉमा केयर एकदम साफ साफ दिखाई पड़ा और मुझे वहां से एक सफेद रंग की रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी थी। सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया, क्यों फेंक रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा, ऐसा हुआ है भाई, अब तू मान या न मान। सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया, चलो ठीक है, अब ये बात तो जयपुर जाकर ही पता चलेगी कि तुम्हारी बात में कितना दम है। इतना कहकर गुल्लू वहीं बिस्तर पर चारों पैर ऊपर करके लेट गया था और उसके बाद सिद्धार्थ भी लेट गया था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अमन और रोहन आराम से रोहन के घर में सो रहे थे। तभी रोहन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और उस दस्तक को सुनकर रोहन घबरा कर बैठ गया। पहले तो रोहन की हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाजा खोले, लेकिन जब अमन ने उससे दरवाजा खोलने को कहा तो रोहन ने दरवाजा खोल दिया था। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला कि अपने सामने खड़ी रिया माथुर को देखकर रोहन हक्का बक्का रह गया था। आखिर कैसे पहुंची थी रिया माथुर रोहन के घर, और क्या है सिद्धार्थ की बातों की असलियत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।